अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमारे यूनिवर्स के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। हमारी अगर हम हमारे बाकी की गैलेक्सीज की अलग बात कर लें, हम सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो है वो बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से हमने 5000 समथिंग जो हैं वो अभी डिस्कवर की हैं। इसके अलावा हमने डिस्कवरी नहीं की हैं बाकी के प्लैनेट्स की। तो हम लोग साइंटिस्ट जो हैं वो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी वो एक्चुअली फ्लैट बेड है। और फ्लैट बेड एक फ्लैट ट्रे की तरह है, एक प्लेट की तरह है। और बाकी की गैलेक्सीज के डिफरेंट शेप्स हैं अपने अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग। तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक प्लेट की शेप में है, एक फ्लैट शेप में है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो आए दिन न्यू डिस्कवरीज करने की कोशिश में रहते हैं, नए प्लैनेट्स को दरियाफ्त डिस्कवर करने की कोशिश में रहते हैं कि हमारे लिए अर्थ की तरह का कोई प्लैनेट हमें मिल जाए जिसको हम हैबिटेबल बनाएं और जो कि हैबिटेबल हो इंसानों के लिए, जहाँ पे हम रह सकें और जहाँ पे हम जा सकें। और इसी तरह साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च की। तो रिसेंटली एक न्यू प्लैनेट मिला है जो कि अर्थ से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अर्थ की तरह ही हैबिटेबल प्लैनेट है। तो क्या हमें इन डिस्कवरीज की क्या नीड है? अगर हम लेट्स से हमें एक प्लैनेट मिलता है मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के की बिल्कुल साथ वाली गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसमें हमें एक हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाता है जहाँ पे हम रह सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी लाइफ जो है स्पेंड कर सकते हैं और इंसान वहाँ पे फल फूल सकते हैं। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर हमें एक प्लैनेट मिला है। हमने मिल्की वे से एंड्रोमेडा जाना है। तो मिल्की वे से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक का जो डिस्टेंस है वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। अब इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, वो भी लाइट ईयर का। अगर हम देखा जाए तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर ये होता है कि लाइट एक साल में कितना ज़्यादा ट्रैवल करती है, तो उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। अगर हम सिंपल एग्जांपल ले लें, लाइट ईयर को भी छोड़ दें, लाइट मंथ को भी छोड़ दें, लाइट डे लाइट आवर को भी छोड़ दें, लाइट सेकंड, एक लाइट सेकंड जो है वो 3 लाख किलोमीटर्स का ट्रैवल करता है एक सेकंड के अंदर। लाइट जो है एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने के लिए 2.5 लाइट ईयर्स लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है मिल्की वे गैलेक्सी से या हमारे अर्थ से हमारी गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक। तो इसी तरह अगर हम लेट्स से लाइट की स्पीड की तरह का कोई बना लेते हैं, क्राफ्ट बना लेते हैं, तो उसके ज़रिए से हमें वहाँ तक जाने के लिए 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की नीड होगी वहाँ तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने के लिए। अगर लेट्स से हम एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट के ज़रिए से जो है हम जाते हैं या एक नॉर्मल स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए से हम जाते हैं, तो नॉर्मल स्पेस क्राफ्ट की जो स्पीड है वो 28,000 किलोमीटर्स पर आवर है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 94.5 बिलियन ईयर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक एक स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए से जाने के लिए। तो क्या हमें ज़रूरत पड़ी है इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज करने की, हमें प्लैनेट्स को डिस्कवर करने के लिए, जब हम वहाँ जा ही नहीं सकते? इतना डिस्टेंस हम कैसे कवर कर सकेंगे? तो आज की हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे किन किन तरीक़ों के ज़रिए से हम जो है वो स्पेस में लाइट से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड में ट्रैवल कर सकेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द ट्रैवल कर सकें, जितनी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकें, लाइट की स्पीड से ज़्यादा हम ट्रैवल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है वार्म होल्स की। जी हाँ,
वार्म होल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा जल्दी हम ट्रैवल कर सकेंगे। वार्म होल्स को हम सिंपली ये कह सकते हैं पोर्टल्स हैं। एक पोर्टल ओपन हुआ, आपने उस पोर्टल में गए, आप किसी और जगह पे जाकर उसमें से बाहर निकल आए, इस चीज़ को हम वार्म होल कहते हैं। तो बेसिकली ये पोर्टल्स ही होते हैं जिसके ज़रिए से हम ट्रांसपोर्टेशन या फिर टेलीपोर्टेशन हम कर सकते हैं। 2014 की एक मूवी है इंटरस्टेलर, वो आपने स्पेस के ऊपर देखी होगी मूवी, बहुत ही बेहतरीन मूवी है स्पेस के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें उसे। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वार्म होल्स का, उसमें उस मूवी के अंदर इस तरह होता है कि नासा ने एक वार्म होल को डिस्कवर किया होता है और वो एक एस्ट्रॉइड्स की टीम को बनाते हैं जिसका हेड होता है कूपर। उस मूवी के अंदर उसमें जो है वो वार्म होल के अंदर वो जाते हैं और वार्म होल के अंदर वो जाने के बाद किसी दूसरी गैलेक्सी में वो कुछ ही देर के अंदर वो किसी दूसरी गैलेक्सी के अंदर वो निकलते हैं जहाँ पे उन्हें हैबिटेबल प्लैनेट्स को डिस्कवर करना था। तो ये वहाँ उस मूवी के अंदर वार्म होल का बहुत ही एक रियलिस्टिक और बहुत रियलिटी के बहुत ही करीब तरीन जो है कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। तो आई रिकमेंड कि आप उस मूवी को लाजमी देखें। तो अब हम देखेंगे कि असल में वार्म होल किस तरह वर्क करता है और असल में वार्म होल क्या काम करता है, किस तरह, और उसकी शक्ल क्या है। असल में वार्म होल की अभी तक जो है वो कोई रियल पिक्चर नहीं, ये एक थियोरी ही है फ़िलहाल, और ये एक प्रूव्ड थियोरी है। आगे चलकर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक इसके बारे में कोई हमें कोई पिक्चर नहीं है हमारे पास, ना कोई विजुअलाइजेशन है, ये जस्ट थियोरेटिकल हमारे पास इमेजेस हैं जो आप देख रहे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो वार्म होल है, हम जो चीज़ों को देखते हैं वो हम 2 डायमेंशनल देखते हैं, लेकिन जो वार्म होल है वो 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल काम करता है। और इसको अगर हम सिंपल तरीके से देखने की कोशिश करें तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक पेपर नज़र आ रहा हो, इसमें एक पॉइंट 1 है और एक पॉइंट P2 है। तो इन P1 और P2 तक अगर हम जाएं तो हमारे पास जो सीधा रास्ता है वो ये है, लेकिन वार्म होल्स के केस में ऐसा नहीं है। हमें जो नज़र आता है वो यही सीधा रास्ता है, लेकिन वार्म होल्स के केस में इस तरह है कि अगर हम इस तरह सीधे जाएं तो हमें एक डिस्टेंस, एक नॉर्मल डिस्टेंस जो हम समझते हैं उस वही लगेगा, लेकिन वार्म होल्स के केस में इस तरह नहीं है। वार्म होल्स के केस में इस तरह है कि अगर हमने इसको बेंड कर दिया और ये जो 2 होल्स हैं आपस में इस तरह कनेक्ट हो गए, अब इनके दरमियान में कुछ ही सेकंड्स का या कुछ ही मिलीमीटर्स का डिस्टेंस रह गया है। तो इस तरह वार्म होल्स कनेक्ट होते हैं एक यूनिवर्स या एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के साथ। तो चलिए अब हम वार्म होल्स को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिफिकली समझने के लिए हम आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का सहारा लेंगे। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो 10 इक्वेशंस के ऊपर बेस कर रही है, जिनको आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशंस कहते हैं। इन फील्ड इक्वेशंस की बेस मदद से हम जो है इस वार्म होल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। साल 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के इन फील्ड इक्वेशंस के पेपर को पब्लिश करवाया, और उसके अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने बताया कि अगर हम किसी स्पेस को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे पास जो स्पेस है वो एक प्लेन मैश है, और उस टाइम एंड स्पेस से बना हुआ एक प्लेन मैश है। उसके ऊपर हम प्लैनेट्स को रख देते हैं, प्लैनेट्स को हम राउंड बॉल्स की तरह रख देते हैं उसके ऊपर। तो जितना ज़्यादा उस बॉल का या उस प्लैनेट का वेट होगा उतना ज़्यादा वो उस मैश को बेंड डाउन करता जाएगा, और इसी को जो है आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशंस कहते हैं। अब मज़े की बात यह है कि आइंस्टाइन खुद इन इक्वेशंस को कंप्लीटली प्रूव या सॉल्व नहीं कर पाए, और उन्होंने एक स्पेसिफिक केस के लिए जो है इसको सॉल्व किया था, लेकिन कंप्लीटली इसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो साल 1916 में एक साइंटिस्ट कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने इन इक्वेशंस को प्रूव किया, और इन्होंने ही सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमें दिया, और इन्होंने इन इक्वेशंस को
सॉल्व करने के बाद ये नतीजा निकाला कि किस तरह हमें जो है इन जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका कितना वेट होगा और कितना उनका मास होगा और कितना ज़्यादा वो उस मैश को जो है बेंड डाउन करेगा। तो इस अगर किसी प्लैनेट का मास जो है वो इन्फिनिट हो तो वो उस मैश को, स्पेस एंड टाइम के मैश को इतना ज़्यादा बेंड डाउन कर देगा कि वो किसी दूसरे यूनिवर्स या किसी दूसरी गैलेक्सी के साथ टच हो जाएगा या किसी दूसरे टाइम एंड स्पेस के साथ मिल जाएगा। इसी दौरान साइंटिस्ट ने ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को प्रूव किया, जो कि 1900 ईयर्स, आज से हम कर लेंगे 100 ईयर्स अगो साइंटिस्ट ने ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दिया था। और अगर आज के दौर में हम देखें तो 2019 में साइंटिस्ट ने सबसे पहला ब्लैक होल का इमेज जो है वो लिया था, जिससे हमें पता चला कि ब्लैक होल दिखता कैसा है। तो ये 100 ईयर्स अगो जो है वो प्रूव कर दिया था साइंटिस्ट ने। जब एक इन्फिनिट डेंसिटी वाला प्लैनेट अपने स्पेस एंड टाइम के मैश को इतना ज़्यादा बेंड डाउन कर देता है कि वो दूसरी किसी टाइम एंड स्पेस के साथ जाकर पिंच ऑफ हो जाता है या टच हो जाता है, तो उस को हम कहते हैं आइंस्टाइन्स रोजन ब्रिज। तो साल 1935 में आइंस्टाइन और उसके असिस्टेंट नाथन रोजन ने इस कॉन्सेप्ट को दरियाफ्त किया कि किस तरह जो है वो एक इन्फिनिट डेंसिटी वाला प्लैनेट जो है वो किसी दूसरे टाइम एंड स्पेस के साथ एक टनल बना सकता है जिसमें से हम ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिकली इसी को ही वार्म होल कहते हैं। और इस टनल के ज़रिए से हम बहुत ही क्विकली दूसरे टाइम एंड स्पेस में जा सकते हैं, दूसरी गैलेक्सीज में जा सकते हैं। इन ईयर 1957 में एक साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने एक चीज़ को, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि एक वर्म जो है वो एक एप्पल में से उस एक एप्पल को खाते हुए उसमें से गुजरता गया और स्ट्रेट लाइन में से गुजर गया उस एप्पल में से। तो उसने देखा कि इस वर्म ने इस एप्पल में से टाइम को स्किप किया या फिर टाइम को जल्दी से कवर कर लिया, बजाय इसके कि वो एप्पल की सरफेस के ऊपर चलकर उस दूसरी तरफ पहुंचता, उसने एप्पल के अंदर से रास्ता बनाया और दूसरी तरफ पहुंच गया। इस तरह उसने टाइम को सेव किया, इस तरह उसने टाइम को जो है वो तो टाइम उसके लिए स्लो हो गया और उसने जल्दी से उस टनल, उस एप्पल को क्रॉस कर लिया। तो इसी से ही जो वर्म होल का नाम पड़ गया था वर्म होल्स। बेसिकली ये एक टाइम मशीन की तरह भी काम करता है कि हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से हम टाइम को स्किप कर रहे हैं, टाइम को पीछे छोड़ रहे हैं और आगे जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरह ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्म होल जो है वो अभी तक एक थियोरी ही है, अभी तक किसी ने भी वर्म होल को नहीं देखा और ना ही इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो ये एक थियोरी ही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जा सके कि वर्म होल किस तरह हम बना सकते हैं या वर्म होल किस तरह बनेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्म होल जो है वो एक अभी तक थियोरी ही है, अभी तक इसको साइंटिफिकली इक्वेशंस को प्रूव कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया वर्म होल को। तो इसलिए हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाते हैं कि ये किस तरह बन सकता है। तो हमें जो है, अगर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वर्म होल जो है एक इन्फिनिट डेंसिटी वाले प्लैनेट या इन्फिनिट डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट की वजह से बन सकता है। तो अगर हम इसकी इन्फिनिट डेंसिटी या इन्फिनिट ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो वन एंड ओनली ब्लैक होल जो है वो एक इन्फिनिट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है और इतना वो ज़्यादा उसकी डेंसिटी होती है कि वो जो स्पेस टाइम का मैश है उसको वो कंप्लीटली बेंड डाउन कर सकता है, इतना ज़्यादा कि वो किसी और यूनिवर्स या किसी और प्लैनेट या किसी और गैलेक्सी के साथ जाकर जो है वो टच हो सकता है या किसी और टाइम स्पेस के साथ। तो ब्लैक होल के ज़रिए से हम ये पॉसिबल हो सकता है।
अब ब्लैक होल में क्या होता है, ब्लैक होल हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा होता है, और ब्लैक होल इतना इतना ज़्यादा इंटेंसली चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा होता है कि उसमें से रोशनी भी बाहर नहीं जा सकती। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें क्वांटम फिज़िक्स की बात करें, तो अगर आप क्वांटम फिज़िक्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में किसी किस्म की एनर्जी जो है वो कंप्लीटली इवेपोरेट नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर रहती है। अगर ब्लैक होल किसी चीज़ को सक इन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्पिट आउट भी कर रहा होगा। तो इस चीज़ के लिए जो है हमारे पास नेक्स्ट हमारी स्टोरी में जो चीज़ आती है वो होती है वाइट होल्स की। तो वाइट होल्स जो है वो 1964 में एक रशियन साइंटिस्ट आइकोव नोविकोव ने वाइट होल्स का के बारे में कॉन्सेप्ट दिया और इनका नाम रखा वाइट होल्स का, जो कि एग्जैक्टली ब्लैक होल्स के ऑपोजिट हैं। ब्लैक होल्स जो है वो चीज़ों को, यूनिवर्स के प्लैनेट्स को अपनी तरफ सक इन करता है, लाइट को अपनी तरफ सक इन करता है और अट्रैक्ट करता है, और ब्लैक होल में से हम कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती वापस। इसी तरह वाइट होल जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक होल के ऑपोजिट हैं। इस वजह से वाइट होल में से कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती, वाइट होल जो है वो चीज़ों को बाहर फेंकता है। तो हम इसको थ्योरेटिकली समझ सकते हैं कि अगर ब्लैक होल कोई चीज़ अपनी तरफ सक इन कर रहा है तो उसके दूसरी साइड पे वाइट होल होगा जो उसी चीज़ को बाहर भी स्पिट आउट कर रहा है। और वो कहाँ पे स्पिट आउट कर रहा है, ये एक टनल की ही फॉर्म बन जाती है ब्लैक होल और वाइट होल की। और इसी को जो है आइंस्टाइन ने साल 1935 में अपने आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस में कॉन्सेप्ट को बताया था। लेकिन ब्लैक होल के केस में ये आता है कि ब्लैक होल जो है वो किसी भी चीज़ को बिल्कुल ठीक तरह से अपने अंदर सक इन नहीं कर लेता। हम इसके बारे में अभी तक श्योर नहीं है कि ब्लैक होल जो भी चीज़ हम इसमें फेंकेंगे वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल महफूज ठीक तरीके से ही ट्रैवल कर जाएंगी। हो सकता है ब्लैक होल उसको इतने ज़्यादा पीसेस में कन्वर्ट कर दे या इतना ज़्यादा उसकी शेप को चेंज कर दे कि वो दोबारा से उस फॉर्म में आ ही ना सके, चाहे वो वाइट होल्स में से बाहर निकल जाए। तो अभी ये चीज़ जो है वो अभी भी इस तरह की मिस्ट्री ही है कि ब्लैक होल के अंदर क्या चीज़ है। जो इंटरस्टेलर मूवी है उसके अंदर दिखाया गया था, जो कूपर है वो ब्लैक होल के अंदर जो है वो गिर जाता है और वो एक 5 डायमेंशनल टाइम एंड स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पे जाकर वो ग्रेविटी की वजह से अपने टाइम में पीछे जाकर अपना मैसेज जो है वो देता है। लेकिन असल में ब्लैक होल में क्या होता है इसके बारे में हमें श्योर नहीं है अभी। वाइट होल भी एक तरह से अभी थियोरी ही है और इसके बारे में एज सच इंफॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा, लेकिन प्रूव्ड इक्वेशंस हैं। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी हमें रियल पिक्चर नहीं मिली। जिस तरह हमें ब्लैक होल की पिक्चर मिली इसी तरह हम वाइट होल या वार्म होल की नहीं मिली है। लेकिन साल 2006 में एक स्पेस सैटेलाइट ने एक इवेंट को कैप्चर किया, जो इवेंट एक वाइट कलर का इवेंट था जिसको नाम दिया गया GRB 060614। इस इवेंट ये एक वाइट कलर का इवेंट था। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये एक वाइट कलर का इवेंट तब अकर होता है जब एक ब्लैक होल किसी सितारे को या किसी स्टार को अपनी तरफ अपने अंदर सक इन कर लेता है, तब एक वाइट कलर का गामा रेज का इवेंट अकर होता है। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट ने देखा कि इस वक्त कोई भी स्टार वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, मौजूद नहीं था उस टाइम जब ये एक वाइट कलर का इवेंट अकर हुआ। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक वाइट होल की मौजूदगी थी, लेकिन जो कि कुछ ही टाइम के लिए बस थी, उसके बाद वो नज़र नहीं आया और अभी तक उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो अगर हम वार्म होल्स की तरफ वापस आएँ तो साइंटिस्ट ने 2015 में मैग्नेटिक वार्म होल क्रिएट किया। उसमें साइंटिस्ट ने मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल को आपस में से सेपरेट कर दिया और उसके दरमियान में एक मशीन लगा दी, जिस मशीन में से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड्स को एक वार्म होल के ज़रिए से ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह एक मैग्नेटिक वार्म होल क्रिएट किया गया 2015 में। उसके बाद साल 2022 में साइंटिस्ट ने
गूगल के क्वांटम कंप्यूटर में एक वार्म होल का और एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर के क्यूबिट को वार्म होल के ज़रिए से ट्रांसफ़र किया। थोड़ी देर के लिए एक वार्म होल क्रिएट किया क्वांटम कंप्यूटर के अंदर और उस एक क्यूबिट को उस वार्म होल में से ट्रांसफ़र किया, जो कि सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया। तो अभी तक हमारी जो है वो ये प्रोग्रेस हो चुकी है कि हम वार्म होल्स को या फिर टनल्स को या पोर्टल्स को इस तरह बना चुके हैं। तो अगर देखा जाए हमारे पास वार्म होल्स या वाइट होल्स का कॉन्सेप्ट ना हो या ये रियलिटी हो ही ना, और कौन सा रास्ता जिसकी वजह से हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकें। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट ने 1994 में एलक्यूबिट ड्राइव का कॉन्सेप्ट दिया। इस ड्राइव के ज़रिए से हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही था, एक थ्योरेटिकल ही चीज़ थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो ये ड्राइव जो है वो फ्रंट से लाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके बाद बैक से जो है वो उसको एक्सपेंड करती जाएगी स्पेस को, जिसकी वजह से हम जो है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं। तो एलक्यूबिट ड्राइव के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।